हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशगर। ये लेक्चर है आज बीएफए थर्ड ईयर के लिए। इसमें ये मैंने आपका सिलेबस लगाया है जो आप सभी के पास होगा। जिसके पास नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने आपका सभी सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, पर ये रिवीज़न के लिए है वीडियोस, ताकि आप एक बार और रिवीज़न कर लें अपना एग्ज़ाम के लिए। ओके तो इसमें आपका हमारा पहला टॉपिक है नाट्य शास्त्र ऑफ भारत। ये रसा थ्योरी है, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा यही है भरत मुनि का रस सिद्धांत, ठीक है। नाट्य शास्त्र ऑफ भारत रसा थ्योरी, जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका रस थ्योरी का। इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा एक बार और। तो इसमें हमारा परिचय है पहले, ठीक है। इनका इंट्रोडक्शन है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस केंद्रीय महत्व रखता है। जो हमारा एस्थेटिक्स है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है इंडियन एस्थेटिक्स, तो उसको ही बोलते हैं भारतीय सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। तो जो हमारा भारतीय सौंदर्य शास्त्र है उसमें रस केंद्रीय महत्व रखता है, यानी मेन जो इम्पोर्टेंस है वो रस की है, ठीक है। इसमें जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस है ये आपका केंद्रीय महत्व रखता है। कला चाहे कोई भी हो, नाट्य, काव्य, संगीत, वाद्य या चित्रकला, रस सभी में व्याप्त है। इस लाइन का मीन्स क्या है कि कला चाहे कोई भी हो, है ना। जैसे जो ये नाट्य है ये भी एक कला है, काव्य है ये भी एक कला है, संगीत ये भी कला है, वाद्य या चित्रकला। तो ये सब अलग अलग रूप में है, पर ये है सब कला ही, ये सब कला कहलाती है आपकी। नाट्य भी, काव्य भी, संगीत भी, वाद्य भी और चित्रकला भी, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि कला चाहे कोई भी हो, मतलब सभी में रस सभी में व्याप्त है। मतलब रस किसी न किसी रूप में सभी में उसमें है, व्याप्त है यानी है, उसमें मौजूद है। सभी का सार है यानी सभी का निचोड़ है, ठीक है। मतलब जितनी भी कलाएं हैं उनका निचोड़ या उनका सार क्या है? रस। ओके शब्द रस का शुद्ध अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द नहीं मिलता, यानी जो शब्द रस है उसका शुद्ध यानी प्योर अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द नहीं मिलता है। कहीं इसे आस्वादन, कहीं टेस्ट, है ना, यानी स्वाद। आस्वादन मीन्स रेलिश, मूड यानी मनोभाव, ठीक है। तो कहाँ, परंतु इन सभी में इस शब्द का वास्तविक भाव नहीं है, यानी मतलब इसका जो पर्यायवाची शब्द है शुद्ध, मतलब तो वो नहीं मिलता है। मतलब इसको हर जगह अलग अलग उससे दिखाया गया है। जैसे कहीं पे इसको रेलिश बताया है इन्होंने, टेस्ट, ठीक है। कहीं पे इसको स्वाद बताया है, कहीं पे इसको मूड बताया यानी मनोभाव, है ना, मूड के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब कोई मीन्स नहीं है तो सभी में ये, परंतु इन सभी में इस शब्द का वास्तविक भाव नहीं है, यानी जो एक वास्तविक भाव होता है ना, तो वो नहीं है। इसलिए इसको ये अलग अलग रूप में इन्होंने बताया है कि ये कहीं पे रेलिश यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे स्वाद, कहीं पे मनोभाव। इसका हमारा शुद्ध अंग्रेज पर्यायवाची हमें नहीं मिलता है। ओके भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस सिद्धांत के पुरोधा भरत मुनि माने जाते हैं। जो हमारा भारतीय सौंदर्य शास्त्र है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, उसमें जो रस सिद्धांत है उसके पुरोधा कौन है? भरत मुनि, ठीक है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस सिद्धांत के पुरोधा भरत मुनि माने जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। आप लोग अगर आगे नेट की या किसी भी उसकी तैयारी करते हैं तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे रस सिद्धांत के पुरोधा किसको कहा जाता है, उसमें ऑप्शन आएंगे, है ना, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस सिद्धांत के पुरोधा आपके भरत मुनि माने जाते हैं। इसके बाद अभिनव गुप्त, धनंजय, हेमचंद्र, भट्टनायक, पंडित राज, जगन्नाथ आदि ने अपनी अपनी व्याख्या के साथ मौलिक सिद्धांत को बढ़ाया। तो मतलब इनके बाद जो भी थे वो इनके बाद थे। तो इसमें यही कहा है कि इसके बाद यानी भरत मुनि के बाद अभिनव गुप्त, धनंजय, हेमचंद, ये सब नाम है, ठीक है। हेमचंद, भट्टनायक, पंडित राज, जगन्नाथ, इन सब ने अपनी अपनी व्याख्या की, यानी इनकी अपनी व्याख्या थी हर चीज़ को लेके, जैसे भरत मुनि की थी। तो इस लाइन्स का यही मीनिंग है कि इनके बाद इन सब ने
अपनी अपनी व्याख्या के साथ मौलिक सिद्धांत को बढ़ाया था। मतलब सबने अपने अपने विचार रखे थे उसी से मौलिक सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा रस क्या है। ठीक है, अभी हमने ये परिचय, हमारा इतना परिचय है ये, उसके बाद हमारा टॉपिक है रस क्या है। रस सिद्धांत को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि रस क्या है। यानी जब हम रस सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो उसको समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि रस क्या है। हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज़ रस। तो रस संस्कृत साहित्य का अति प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शब्द है। यह वेद, उपनिषद, पुराणों से लेकर चला आ रहा है। ठीक है, तो जो रस है वो संस्कृत साहित्य का बहुत पुराना और महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, ये काफ़ी पुराना है और महत्वपूर्ण भी है। अति प्राचीन, प्राचीन मीन्स पुराना, और महत्वपूर्ण शब्द भी है। यह वेद, उपनिषद, पुराणों से लेकर चला आ रहा है। यानी जो आपके ये पहले के वेद होते थे, उपनिषद थे, पुराण थे, तो ये तभी से चला हुआ आ रहा है, इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण भी बताया है और प्राचीन भी बताया है। ओके, संस्कृत भाषा में मधुर, सौंदर्य, आनंद, चमत्कार, औचित्य आदि को रस का समानार्थी माना गया है ना। जो संस्कृत भाषा है उसमें मधुर, आनंद, सौंदर्य, चमत्कार, औचित्य, इन सबको ही रस का समानार्थी यानी समान अर्थ वाला, समान अर्थ रखने वाला। ठीक है, तो इन सभी को माना गया है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ है कि जो रस सिद्धांत, रस संस्कृत मतलब जो रस वर्ड है वो बहुत ही प्राचीन है। ठीक है, और महत्वपूर्ण भी है, और ये हमारे जो वेद, उपनिषद थे, पुराण थे, उस टाइम से ही ये चला आ रहा है। ठीक है, और जो संस्कृत भाषा में इसको मधुर, सौंदर्य, आनंद, चमत्कार, औचित्य आदि को रस का समानार्थी भी माना गया है। रस की उत्पत्ति संस्कृत की रस धातु से मानी गई। रस की जो उत्पत्ति हुई थी वो संस्कृत की रस धातु से हुई थी। इसका शाब्दिक अर्थ है खींचना या खींच कर निकालना। ठीक है, निचोड़ना। इसी से रस शब्द को निम्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। यानी जो रस शब्द की उत्पत्ति हुई थी उसको संस्कृत की रस धातु से मानी गई है ना। यानी जो मतलब जो रस की इनकी उत्पत्ति हुई थी वो संस्कृत की रस धातु से ही हुई थी। ठीक है, मतलब संस्कृत वर्ड से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, संस्कृत से ही सब कुछ होके आया है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ इन्होंने क्या बताया है, खींचना या खींच कर निकालना, है ना। यानी खींचना, किसी भी चीज़ को खींचना या खींचकर निकालना, निचोड़ना, जैसे आप नींबू निचोड़ते हैं। इसी से रस शब्द को निम्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। मतलब इन्होंने इसी से बताया है कि जो रस शब्द है उसको निम्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम उस बारे में बताएंगे कि किस टाइप के रस होते हैं, कैसे कैसे रस होते हैं। ठीक है, रस को कितने प्रकारों में है वो सब आगे इसमें है। इतना आपको क्लियर होगा कि रस क्या है। बहुत ही मैंने बहुत इजी वे में आपको बताया है। ठीक है, कि रस सिद्धांत को समझने से पहले हमें जानना आवश्यक होता है कि रस क्या है ना। और जो रस संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य का अति प्राचीन एवं महत्वपूर्ण शब्द है रस। ठीक है, मतलब रस जो है, वर्ड जो है, ये बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण शब्द है। यह वेद, उपनिषद, पुराणों, ये तो आपको पता ही है कि हमारे पहले टाइम में वेद, उपनिषद, पुराण चलते थे, तो ये तभी से लेके चला आ रहा है। संस्कृत भाषा में मधुर, सौंदर्य, आनंद, चमत्कार, औचित्य, ये सब रस का समानार्थी यानी समान अर्थ रखने वाले इनको माना गया है। ठीक है, और जो रस की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, संस्कृत की रस धातु से मानी गई है। इसमें इसका शाब्दिक अर्थ इन्होंने बताया, जो मैंने अभी आपको बताया है, खींचना या खींचकर निकालना, निचोड़ना। इसी से रस शब्द को निम्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें बताया गया है, जैसे पहला है इसमें पदार्थों का रस, यानी किसी भी पदार्थ का रस। तो पदार्थों के रस में क्या क्या आता है कि आपका स्वाद आ गया, है ना, आपका खट्टा आ गया, मीठा आ गया, ये सब रस ही तो हैं। ये बस पदार्थों का रस है। नींबू का रस, ठीक है, आम का रस, कोई भी कड़वा किसी भी पदार्थ का, तो इसमें सब आ गई। स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैल आदि जो वस्तु में निहित हो, यानी जो वस्तु में रहता है, उसको पदार्थों का रस कहते हैं। ठीक है, जो आपका ये वस्तु में निहित है ना, जैसे नींबू का रस होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, तो वो उसमें निहित है ना, वो उसमें यही बताया कि वस्तु में निहित हो यानी वस्तु में मौजूद हो, आप उसको फील कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके सब पदार्थों के रस हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। अब आपका रिवीजन चल रहा है
किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट डे आपकी जूम मीटिंग हुआ करेगी अब पहले की तरह। एक दिन आपकी वीडियो होगी और एक दिन जूम मीटिंग, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं ताकि आप इजीली लर्न कर सकें, सब समझ सकें, ठीक है। कल मिलते हैं फिर।